हेलो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हम देखते हैं कि ये जो दो प्रिंसिपैलिटीज़ होती हैं विजयनगर और बहमनी, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देती हैं डेक्कन और साउथ इंडिया में। तो विजयनगर साउथ में है और बहमनी विजयनगर के नॉर्थ में है। और ये आप दे सकते हैं बहमनी किंगडम है, ये वारानंगल है, वारंगल, गोलकोंडा, कोला का किला, ये मुदगल फोर्ट है यहाँ पर बाउंड्री के पास में, ये बनकापुर की टेरिटरी है विजयनगर एम्पायर में, ये रेड्डी का किंगडम है, हिंदू प्रिंसिपैलिटी है, ये कोंकण कोस्ट है, ये चौल और दाभोल के पोर्ट हैं, और ये कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर है। और यहाँ पर ये जो दोआब है ये कृष्णा तुंगभद्रा दोआब है, ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, और ये कोंकण कोस्ट है। तो 1336 में विजयनगर फाउंड होता है और 1347 में बहमनी किंगडम फाउंड किया जाता है। तो ये डेट्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। तो विजयनगर एम्पायर में पहले संगम डायनेस्टी आती है, फिर सुलुवा डायनेस्टी, फिर तुलुवा और फिर अराविडू डायनेस्टी। तो विजयनगर जो है ये हम्पी एक रून सिटी है, हम्पी कैपिटल होती है तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर एम्पायर की। और बहमनी किंगडम जो है इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ गुलबर्गा। तो दोनों के बीच में 11 साल का अंतराल है। 1336 में विजयनगर फाउंड होता है और 1347 में बहमनी किंगडम। तो विजयनगर को पहले रूल करती है संगम डायनेस्टी और इसके फाउंडर होते हैं हरिहरा और बुक्का। इन दोनों का जो कार्यकाल है वो 1336 से 1377 के बीच का। तो हरिहरा और बुक्का ये फाउंड करते हैं विजयनगर एम्पायर को। पहले ये वारंगल के जो काकतिया होते हैं उनके फ्यूडेटरी होते हैं, और बाद में ये काम्पिली के किंगडम में मिनिस्टर बन जाते हैं हरिहरा और बुक्का कर्नाटका में। और मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों को जेल में डाल देता है और इनका धर्म बदलकर इस्लाम में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन बाद में गुरु विद्यारण्य के गाइडेंस में ये दोनों वापस हिंदुज़म में रीएडमिट होते हैं और अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश करते हैं हम्पी में, और साम्राज्य होता है इनका विजयनगर एम्पायर। तो 1336 में हरिहरा का कोरोनेशन होता है और 1377 तक हरिहरा और बुक्का का रूल रहता है। 1356 से 1377 तक बुक्का रूल करते हैं। तो विजयनगर के जो राइवल्स थे, साउथ में थे मदुराई के सुल्तान और नॉर्थ में था इनका राइवल बहमनी। तो बहमनी किंगडम के जो फाउंडर थे वो थे अलाउद्दीन हसन या फिर हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। तो ये फाउंडर थे बहमनी किंगडम के। और गुलबर्गा जो है वो बहमनी की कैपिटल थी, हम्पी थी विजयनगर की कैपिटल। तो कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या थे? इनके जो 3 कारण थे कॉन्फ्लिक्ट के थे वो थे रायचूर दोआब। रायचूर दोआब जो है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में था। तो ये बड़ा फर्टाइल एरिया था, वेल्दी था और इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। तो पहला जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो रायचूर दोआब पड़ रहा है इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी टेरिटरी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था। दूसरा था कृष्णा गोदावरी डेल्टा को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये एरिया भी बहुत फर्टाइल था और इस एरिया में बहुत सारे पोर्ट्स थे जो कि फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल किया करते थे। तो दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इस वाले एरिया को लेकर था, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, क्योंकि ये भी एक फर्टाइल एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हम कॉजेज़ बता रहे हैं कि क्यों राइवलरी थी इनकी बहमनी किंगडम से। तीसरा रीज़न था कोंकण स्ट्रिप, जो कि वेस्टर्न घाट्स और सी के बीच में थी और ये भी एक फर्टाइल एरिया था। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गोवा का पोर्ट था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था हॉर्सेस के इंपोर्ट के लिए। तो तीसरा एरिया था कोंकण और गोवा की जो स्ट्रिप है वेस्टर्न घाट्स और समुद्र के बीच में, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट गोवा का पोर्ट है
जो कि हॉर्सेस के इंपोर्ट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 1367 में 1367 में जो बुक्का होते हैं वो मुदगल फोर्ट को अटैक कर देते हैं और पूरी जो गैरिसन है उसको स्लॉटर कर देते हैं। तो बुक्का जो हैं वो मुदगल फोर्ट को पहले अटैक करते हैं और यहाँ पर जितनी भी सोल्जर्स पोस्टेड होते हैं मुदगल फोर्ट में उनको मरवा देते हैं। इसके रिप्लाई में जो बहामनी के सुल्तान होते हैं वो विजयनगर को अटैक करते हैं और विजयनगर के किंग को यानी कि बुक्का को हरा दिया जाता है। बहामनी की जो विक्ट्री होती है वो सुपीरियर आर्टिलरी और एफिशिएंट कैवलरी के बदौलत होती है, लेकिन बहामनी के जो सुल्तान है वो विजयनगर को हरा तो देते हैं लेकिन ना तो उनके राजा को कैप्चर कर पाते हैं बुक्का को और ना ही उनकी कैपिटल यानी कि हम्पी को कैप्चर कर पाते हैं। तो फाइनली जो है एक ट्रीटी साइन करी जाती है दोनों के बीच में कि जो भी इनकी पुरानी पोजीशन है उनको रिस्टोर कर दिया जाए, यानी कि दोआब को जो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का दोआब है उसे शेयर करा जाएगा और जब भी लड़ाई होती है तो उसमें क्रूएल्टी को अवॉइड करा जाए। तो 1367 में हमें ये देखने को मिलता है। इसके बाद में हरिहरा 2 का कार्यकाल शुरू होता है 1370 से 1404 के बीच में। तो ये मदुराई जो कि साउथ में इनके राइवल्स होते हैं उनके सुल्तान्स को एलिमिनेट कर देते हैं और विजयनगर अब एक्सपेंशन की पॉलिसी पे आ जाता है और ईस्ट में अब एक्सपेंशन शुरू करते हैं हरिहरा 2। तो विजयनगर अब साउथ में जो उनके राइवल्स हैं मदुराई के सुल्तान उन्हें हराने के बाद में अब हरिहरा 2 के अंडर में ईस्ट में एक्सपेंशन आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी हिंदू प्रिंसिपैलिटीज़ होती हैं जैसे कि रेड्डीज़ और वारानंगल्स की। तो ईस्ट में हमें देखने को मिलता है कि वारानंगल एक हिंदू प्रिंसिपैलिटी है, रेड्डी एक हिंदू प्रिंसिपैलिटी है। तो अब ईस्ट में विजयनगर अपना एक्सपेंशन शुरू करेगा और बहामनी भी इन टेरिटरीज़ में इंटरेस्टेड होता है, वारानंगल और रेड्डी इन हिंदू प्रिंसिपैलिटी में। तो हसन गंगू बहामनी जो हैं वो वारंगल को इन्वेड कर देते हैं और गोलकोंडा और कोला के जो फोर्ट हैं उन्हें सीज़ कर देते हैं। तो बहामनी जो हैं वो अब इन्वेड कर देते हैं वारंगल में और कोला का जो किला है और गोलकोंडा का जो किला है उसको कैप्चर कर लिया जाता है बहामनीज़ के द्वारा। इसके बाद में गोलकोंडा को ये अपनी बाउंड्री बना लेते हैं किंगडम की और प्रॉमिस करते हैं कि ना तो वो और ना ही उनके सक्सेसर कभी भी वारानंगल में इससे आगे एनक्रोच करेंगे। और इसी की वजह से बहामनी और वारानंगल में एक अलायंस बन जाता है जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर अब थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है और वो तुंगभद्रा दोआब को अब ओवररन नहीं कर पाता है। हरिहरा 2 की जो मेजर सक्सेस है वो गोवा को लेकर होती है। वो गोवा को कैप्चर कर लेते हैं बहामनी से और एक एक्सपीडिशन भी भेजते हैं नॉर्थ श्रीलंका में। इसके बाद आते हैं देवराया वन के कार्यकाल में भी हमें तुंगभद्रा दोआब के लिए फ़ाइट देखने को मिलती है और बहामनी रूलर फिरोज शाह बहामनी, हसन गंगू बहामनी तो फाउंडर थे बहामनी एम्पायर के, लेकिन उसके बाद में फिरोज शाह बहामनी आते हैं। फिरोज शाह बहामनी इन्हें हरा देते हैं और बदले में देवराया वन को बहुत सारे पल्स, हाथी फिरोज शाह बहामनी को देने पड़ते हैं क्योंकि देवराया वन हार जाते हैं इनसे, और अपनी डॉटर को भी फिरोज शाह बहामनी से ये मैरी करवाते हैं और बनकापुर की जो टेरिटरी है वो ये सीड कर देते हैं फिरोज शाह बहामनी को। तो हमने देखा कि बहामनी के सुल्तान फिरोज शाह बहामनी इन्हें हरा देते हैं। हराने के बाद में बहुत सारे पल्स, एलिफेंट्स इन्हें दिए जाते हैं फिरोज शाह बहामनी को, और बनकापुर की जो टेरिटरी है जो विजयनगर में है ये इन्हें प्रेजेंट कर दी जाती है फिरोज शाह बहामनी को देवराया वन के द्वारा। अब इसके बाद में क्या होता है, जो रेड्डी किंगडम है वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होती है सक्सेशन को लेके, और देवराया वन अब वारंगल से अलायंस बना लेते हैं। पहले हमने देखा था कि वारानंगल और बहामनी के बीच में अलायंस बन गई थी क्योंकि बहामनी ने उनके हिल फोर्ट, कोला और गोलकोंडा को एनेक्स कर लिया था।
लेकिन अब यहाँ पर बाद में ये विजयनगर के किंग देवराया वन के साथ में अलायंस बना लेते हैं वारंगल वाले, और दोनों मिलकर फिरोज शाह बहामनी को हरा देते हैं। और इसके बाद में देवराया वन रेड्डी की टेरिटरी को कब्जा लेता है। ठीक है, तो अब देवराया वन क्या कर रहे हैं, वारंगल के साथ में अलायंस बना के फिरोज शाह बहामनी को हरा के रेड्डी की जो टेरिटरी है उसको एनेक्स कर लेते हैं। तो देवराया वन ने तुंगभद्रा के ऊपर डैम बनवाया जिससे कि ये कैनल्स को सिटी के अंदर ला सकें और जो वाटर की शॉर्टेज है उसको ख़त्म कर सकें। हरिद्रा रिवर के ऊपर भी इन्होंने डैम बनवाया इरिगेशन पर्पस के लिए। और 1420 में देवराया वन के कार्यकाल में एक इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी विजिट करते हैं इनके रेल में। देवराया वन को सक्सीड करते हैं देवराया टू, और इनका कार्यकाल है 1425 से 1446। ये संगम डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर कहे जाते हैं, और इन्होंने अपनी आर्मी में रिफॉर्म्स करे, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया, रीऑर्गेनाइज़ करा अपनी आर्मी को, और उसमें बहुत सारे फीचर्स इन्होंने ऐसे डाले जो दिल्ली सल्तनत की आर्मी में थे। जैसे कि इन्होंने बहुत सारे मुस्लिम कैवलरी मैन को रिक्रूट करा और उन्हें जागीर दी, और अपने हिंदू सोल्जर्स को कमांड करा कि जो मुस्लिम सोल्जर्स हैं उनसे ये सीखें कि माउंटेड आर्करी किस तरीके से एफिशिएंट बना सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो कैवलरी मैन थे, जो आर्कर्स थे, वो बहुत ही एफिशिएंट थे। तो दिल्ली सल्तनत के जो आर्मी के फीचर्स थे वो इन्होंने अपनी आर्मी में इनकॉर्पोरेट करे। नुनीज जो हैं पोर्टुगीज़ राइटर बताते हैं कि श्रीलंका के, क्विलोन के राजा, पुलिकट के, पेगू के, बर्मा और मलाया के राजा, ये सारे देवराया टू को ट्रिब्यूट पे किया करते थे। पर्जियन ट्रैवलर अब्दुल रजाक विजयनगर को विज़िट करते हैं देवराया टू के कार्यकाल में। वीरूपक्षा टू ये लास्ट रूलर होते हैं संगम डायनेस्टी के, और इनके ही कमांडर सुलुवा नरसिम्हा इन्हें मार देते हैं और सुलुवा डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। इसके बाद इमादी नरसिम्हा जो है लास्ट रूलर होते हैं सुलुवा डायनेस्टी के, और इनके कमांडर वीर नरसिम्हा इनको डिफीट कर देते हैं और तुलुवा डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं। तो तुलुवा डायनेस्टी में सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा हैं वो हैं कृष्णा देवराया, जिनका कार्यकाल 1509 से 1529 के बीच का है। तो जो पोर्टुगीज़ होते हैं वो इनको मिलिट्री एड देते हैं गोवा को रिकवर करने में फ्रॉम बीजापुर रूलर्स। इसके अलावा पोर्टुगीज़ इन्हें मोनोपोली भी देते हैं हॉर्सेस की सप्लाई में, और इसके बदले में कृष्णा देवराया पोर्टुगीज़ को परमिशन देता है कि ये भटकल फोर्ट को बिल्ड कर सकते हैं। कृष्णा देवराया ने विजयनगर में विजय महल, हज़ारा राम टेम्पल और वित्थल स्वामी टेम्पल बनवाया। इसके अलावा एक नई सिटी नगलपुर बनवाई और बहुत सारे टैंक और रिजर्वायर बनवाए जाते हैं। कृष्णा देवराय को आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। पोर्टुगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पेस और बारबोसा ये विज़िट करते हैं कृष्णा देवराय की कोर्ट में। कृष्णा देवराया विजयनगर के रूलर होते हैं जब पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इन्होंने बैटल ऑफ गोलकोंडा लड़ी थी विद कुली कुतुब शाह। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, अमुक्ता मलयादा तेलुगु में और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में। इनके समय में 8 स्कॉलर्स थे जिन्हें हम अष्ट दिग्गज बोलते हैं, जैसे कि तेनालीराम जिन्हें साउथ का बीरबल कहा जाता है, पेडन्ना, और भी स्कॉलर्स इनके समय में रहते हैं। इनके इरा को गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर भी कहा जाता है क्योंकि अष्ट दिग्गज इनके समय में रहा करते हैं। अछूता देवा आते हैं इसके बाद में, और इनके समय में पोर्टुगीज़ ट्रैवलर नुनीज विज़िट करते हैं, और सदा शिवराया लास्ट रूलर होते हैं इनके। इसके बाद में आती है अराविडू डायनेस्टी, और 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटी लड़ा जाता है, और यहाँ पे ये माना जाता है कि ये विजयनगर एम्पायर का एंड हो जाता है। रूल तो ये काफ़ी लेट तक करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये माना जाता है इस लड़ाई में कि विजयनगर की हार हो जाती है। तो जो बहामनी किंगडम है वो 5 छोटे छोटे किंगडम में स्प्लिट हो जाता है, और उन 5 किंगडम में से बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, ये तीनों नाम याद रखने हैं,
बहामनी एम्पायर जो है वो 5 प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइड हो जाता है और उन 5 में से 3 बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर ये अलायंस बनाते हैं और विजयनगर के खिलाफ में लड़ाई लड़ते हैं और ये तीनों जीत जाते हैं। तो इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ राक्षसा तांगड़ी एट बनीहट्टी नियर तलीकोटा 1565। ये हमें याद रखना है। कुछ फॉरेन अकाउंट्स हैं विजयनगर के बारे में, जैसे निकोलो कोंटी बताते हैं कि जो एम्पायर की जो दीवारें थी वो पहाड़ों जितनी ऊंचाई पर थी और यहाँ का जो राजा था विजयनगर का वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था एज़ कम्पेयर टू अदर किंग। अब्दुल रज़ाक बताते हैं कि विजयनगर जो है बहुत ही एक स्प्लेंडेड सिटी थी पूरे वर्ल्ड में। बारबोसा बताते हैं कि कृष्णदेवराय का जो एम्पायर है उसमें राजा इतनी फ्रीडम देता है कि आदमी जो है आ जा सकता है और अपने हिसाब से रह सकता है। तो एवरी मैन कैन कम एंड गो एंड लिव अकॉर्डिंग टू हिज ओन क्रीड। तो ये था विजयनगर एम्पायर और इसके बाद में हम देखेंगे बहामनी एम्पायर को। थैंक यू।